वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम करेंगे जो अपनी प्रश्नावली 13.3 है, इसका प्रश्न नंबर 3, 4 और आगे के क्वेश्चंस। जो 2 प्रश्न थे वो मैंने प्रश्नावली 13.3 के बेसिक में आपको बता दिए थे। जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें कोई भी 2 सदिशों का अपन ने सदिश गुणनफल निकालना देखा था। कोई भी 2 वेक्टर्स होते हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं उनको हमने देखा था, और उसके जो टाइप्स थे, जो कंडीशंस थी वो भी अपन ने देखी थी कि जब कोई भी 2 सदिश पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। तो वो अपन ने देखा था। 1-2 चीजें मैंने आपको और बताई थी कि A क्रॉस A हमेशा 0 होता है, B क्रॉस B हमेशा 0 होता है, A क्रॉस B बराबर क्या हो जाता है -B क्रॉस A। मतलब कोई भी 2 सदिशों को उल्टा करने पर, क्रॉस को उल्टा करने पर, डॉट में तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, A डॉट B करो चाहे B डॉट A बराबर होता है, लेकिन क्रॉस में मैंने आपको बताया था A क्रॉस B करने पर वो -B क्रॉस A के बराबर आता है। मतलब कोई भी 2 सदिशों का क्रॉस कर रहे हैं, यदि उनको उल्टा कर दे तो चिन्ह बदल जाएगा। यदि C क्रॉस D है तो उसको -D क्रॉस C में लिख सकता हूं। यहां अपन इस प्रश्न में वो चीज काम में लेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं प्रश्न नंबर 3। अब प्रश्न नंबर 3 अपने को इस तरीके से दे रखा है कि ये सिद्ध करना है कि इसके बराबर ये होगा। तो इसमें अपने को LHS और RHS दोनों को अलग से ही सोल्व कर लेना है। तो मैं सोल्व कर लेता हूं। तो सोल्व करूंगा, तो सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं LHS ले लेता हूं। तो LHS मेरे पास क्या है, A क्रॉस B का स्क्वायर। तो आपको ध्यान है A क्रॉस B का मतलब हो गया क्या, तो A क्रॉस B का मतलब मेरे को ध्यान है AB साइन थीटा n कैप होता है। यही तो कल बताया था, अरे जो बेसिक था उसमें ही मैंने बताया था कि A क्रॉस B करने पर क्या होता, फॉर्मूला क्या होता है इसका, AB साइन थीटा n कैप, और इसका स्क्वायर है। तो स्क्वायर करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ किसका स्क्वायर है भाई, A का भी स्क्वायर है, B का भी स्क्वायर है और साइन का भी स्क्वायर है। अरे ये तो अदिश राशियां हैं, इनका तो सीधा सीधा स्क्वायर, और किसी के भी वेक्टर का स्क्वायर है। उसका मतलब ये होता है कि ये वेक्टर खुद से खुद को डॉट करना है, खुद का डॉट खुद से ही करना है। तो खुद का डॉट खुद से ही करना है तो आपको बताया था, चाहे A स्क्वायर लिखो, A डॉट A को अपन A के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी अपन लिख लिया करते हैं। तो याद रखना, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है भाई, n कैप का स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो गया n कैप डॉट n कैप हो गया। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, ये n कैप के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी मैं इसको लिख सकता हूँ। अरे किसी भी वेक्टर का स्क्वायर है तो उसका मतलब तो आप ये याद रखिए कि उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। किसी भी वेक्टर का अपन स्क्वायर नहीं कर सकते। करोगे कैसे, कहीं मिलेगा ही नहीं, स्क्वायर करना कैसे है पता ही नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है, किसी भी वेक्टर का स्क्वायर है मतलब वो वेक्टर, वो इसका मतलब वो खुद नहीं है। आप ये याद नहीं रखोगे तो भी चलेगा, आप तो इतनी चीज याद रखिए कि किसी भी वेक्टर का स्क्वायर, उसका मतलब ये होता है कि उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये यहाँ क्या आएगा भाई, n वेक्टर के, सॉरी n वेक्टर नहीं है, ये n कैप है। n वेक्टर तो है, अरे वेक्टर तो है ही है, सदिश तो है ही, लेकिन ये है कैसा, स्पेशल केस बन जाता है जब कैप लग जाता है। इसका मतलब यहाँ इसका जो परिमाण है, जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। तो इसका स्क्वायर, अरे इसका भी तो स्क्वायर करोगे, इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और n कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, अरे परिमाण कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि ये इकाई सदिश है तो परिमाण 1 होता है। तो गुणा में 1 हो गया, तो 1 लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। तो हल करने पर अपने को क्या मिला, LHS को सोल्व करने पर A स्क्वायर B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपने को मिल गया। अब मैं क्या करूंगा, RHS को भी सोल्व करूंगा। यदि इसको सोल्व करने पर भी यही आ जाता है तो ये अपना क्या बन जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा, सॉरी है ना, तो सिद्ध हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, RHS को भी ले लेता हूँ, जो RHS है इसको भी ले लेता हूँ ना। तो RHS क्या है,
तो आप इसको लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, इसको आप दोबारा छापोगे, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ। तो ए डॉट ए, मेरे को ध्यान है ए डॉट ए क्या होता है भाई, ए स्क्वायर, ध्यान है ए डॉट ए, तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। ए डॉट ए क्या हो जाता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। प्रश्नावली 13.2 जब मैंने शुरू की थी, कोई भी दो सदिशों का अदिश गुणनफल निकालना सिखाया था, डॉट प्रोडक्ट अपन ने सीखा था, उस समय मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ए डॉट ए का मतलब ए स्क्वायर हो गया। अरे यही तो बात हो गई, मतलब उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो जाता है। तो मैग्नीट्यूड को चाहे इस प्रकार से लिखिए, चाहे सिंगल ए का स्क्वायर लिखिए, एक ही बात है ना। हाँ, तो और यहाँ ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा लीजिए, तो इसका होता है ए बी कोस थीटा। याद रखिए डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो ए बी कोस थीटा। यहाँ भी क्या आ जाएगा अपना, ए बी कोस थीटा। यहाँ बी डॉट बी अपना क्या हो जाएगा भाई, बी स्क्वायर। अब इसको हल करना तो आपने सीखा ही होगा कि किस प्रकार से इसको हल किया जाता है। ये सारणिक है, ये क्या है, डिटर्मिनेंट है। अब डिटर्मिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, सारणिक कैसे हल करते हैं, वो आपको पता होगा। इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, करता हूँ, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का चिन्ह, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, तो गुणा करोगे तो क्या आएगा भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और इन दोनों में से कॉमन क्या आ गया भाई, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बचेगा क्या, एक माइनस ये कॉमन ले लिया तो कोस स्क्वायर थीटा। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। सभी को ध्यान है क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया अपना LHS बराबर RHS, यही तो हो गया। अरे ये तो LHS था, यही क्या है RHS, तो दोनों बराबर हो गए, तो ये अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया। यदि नहीं समझ में आया तो एक बार इसको दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। बाकी क्विक रिवीजन क्लासों में भी मैंने इसको करवा रखा है, तो वहां से भी इसको आप समझ सकते हो। देखो प्रश्न नंबर 4, इस तरीके से बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा सोल्व करना अपने को आना चाहिए। तो अपने यहाँ क्या करते हैं भाई, तो सोल्व करोगे, सोल्व करने पर आपको क्या मिलने वाला है देख लीजिए यहाँ। तो सोल्व करोगे तो इसको इससे क्रॉस, मतलब ये मिलेगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है, हो गया काम। अब यहाँ करोगे तो आपको मिलेगा भाई बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सॉरी नहीं, यहाँ मिल जाएगा सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना, इसमें अपने को LHS के बराबर क्या लाना है भाई, RHS लाना है। तो आप क्या करोगे, अच्छा और याद रखना ये जीरो वेक्टर है, जीरो नहीं है, क्योंकि कोई भी सदिशों का सदिश गुणनफल करेंगे तो भी सदिश मिल रहा है, जोड़ेंगे तो भी सदिश मिलेगा। तो जो नया सदिश मिलेगा वो कैसा सदिश मिलेगा भाई, जीरो सदिश मिलेगा, शून्य सदिश मिलेगा, जीरो वेक्टर नल वेक्टर मिलेगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, ये तो अपने को लाना है, तो मैंने क्या ले लिया भाई, LHS लिया है, और LHS को ही सोल्व कर रहा हूँ। तो LHS को मैंने सोल्व कर लिया, थोड़ा सा और कर लेते हैं, अपने को वो आंसर मिल जाएगा, RHS मिल जाएगा। अरे क्वेश्चन तो आपको छापना ही, मैं उसके आगे का काम बता रहा हूँ, ये दोबारा आप लिखोगे LHS, उसके बाद सोल्व करना है ना। अब यहाँ मेरे को दिख रहा है ये ए क्रॉस बी है और यहाँ बी क्रॉस ए है, तो ए क्रॉस बी चलो चलेगा अपना, ए क्रॉस बी चलेगा और बी क्रॉस सी भी चलेगा अपना, ये भी चलेगा, और ये अपना सी क्रॉस ए भी चलेगा। अब मैं बाकी को क्या कर लेता हूँ, उल्टा कर लेता हूँ। जैसे ये ए क्रॉस बी है, यहाँ बी क्रॉस ए है, तो इस बी क्रॉस ए को मैं क्या कर लेता हूँ भाई, उल्टा कर लेता हूँ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी करते ही चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, मतलब कोई भी दो को उल्टा करोगे तो चिन्ह बदल जाता है ना। ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, ये अपना क्या है, ए क्रॉस सी है, तो इसको उल्टा कर लूँगा सी क्रॉस ए, तो सी क्रॉस ए कर लिया तो चिन्ह बदल गया। जरूरी नहीं मैं इसको बदलूं, मैं क्या कर सकता था, इसको ऐसा कैसा रख सकता था, ए क्रॉस सी को, और सी क्रॉस ए को मैं उल्टा कर लेता, ये माइनस ए क्रॉस सी हो जाता तो भी कट जाता। ऐसा नहीं कि मैंने इसको इसी, आप ऐसा सोचो कि मैंने इसी को चेंज नहीं किया, चेंज इसको किया, क्यों किया, जरूरी नहीं। मेरे को जो सेम से दिख रहे हैं मैं उनमें से किसी एक को चेंज कर रहा हूँ, है ना। मैं इन दोनों में से, चलो इन दोनों में से मैं इसको भी चेंज कर सकता था, तो जैसा आप चाहो वैसा आप कर सकते हो। और अपने पास क्या बचा भाई, अपने पास एक ये बचा, ये बी क्रॉस सी था, इसको मैं उल्टा करके लिख लेता हूँ। उल्टा करते ही चिन्ह किसका आ गया भाई, माइनस का। तो देखो ये प्लस ये माइनस कट गया, सी क्रॉस है माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस और ये माइनस कट गया, तो आंसर कितना आ गया भाई, जीरो वेक्टर अपने को
मिल गया। तो इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो पांचों क्वेश्चन इस तरीके से अपने को दे रखा है कि ए केप, बी केप और सी केप इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है, वो उसने क्वेश्चन में बोल रखा है। और बाकी केप लग रहा है तो इसी से आप समझ जाओगे कि ये इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है। और सी भी क्या है यूनिट वेक्टर, क्योंकि क्या लग रहा है केप लग रहा है। परिमाण सीधा सा अपने को पता कि ये कितना होगा, परिमाण कितना होगा 1 होगा। चाहे आप लिख लीजिए, मैं शुरुआत करता हूँ। इसने शुरुआत में बोल दिया, क्या बोल दिया कि ए केप, बी केप, सी केप इकाई सदिश है। तो इसका मतलब ए का मान, बी का मान और सी का मान, तीनों का मान 1 हो गया। अरे ए का मतलब है क्या, उस ए केप का परिमाण मैग्नीट्यूड है। ए केप का मैग्नीट्यूड मतलब उसका परिमाण 1 है। बी केप का भी परिमाण 1 होगा, सी केप का भी 1 होगा। ठीक है, तीनों 1 है। चलो ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ समीकरण नंबर 1। और अब मैं बोलता हूँ जो प्रश्न में दिया है, तो प्रश्न में दिया हुआ क्या है भाई, तो प्रश्न में दिया हुआ है ए केप डॉट बी केप, ये भी 0 है। और अपने को ये दिया हुआ है ए केप, ये दिया हुआ भाई ए केप डॉट सी केप, ये भी 0 है। ए केप डॉट सी केप भी 0 है। अब यहाँ से आप देखिए ए केप और बी केप बराबर 0 है, दोनों का डॉट 0 है। और मैंने पहले आपको बोला था, याद कीजिए कि कोई भी दो सदिशों का डॉट 0 कब होता है, जब वे परस्पर लंबवत होते हैं। तो इसका मतलब अपने को पता चल गया कि ये जो ए केप है और बी केप है परस्पर लंबवत है। अरे जब परस्पर लंबवत होंगे तभी तो दोनों का डॉट कितना होगा 0 होगा। तो इसको मैं दे लेता हूं इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया भाई समीकरण 2। वैसे समीकरण तो इसको बोल नहीं सकते, इसको समीकरण इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि समीकरण में हमेशा क्या होता है, बीच में बराबर का चिन्ह होता है। इक्वेशन तभी बनती है जब बीच में इक्वल का साइन हो। लेकिन समझने के लिए अपन इसको क्या बोल देते हैं समीकरण 2। ठीक है, या इसको बोल देते हैं नियम 2 बोल देता हूँ ना। इसको समीकरण 1 दे दिया, इसको बोल देता हूँ समीकरण 2, है ना। और कोई भी दो सदिशों का डॉट कब होगा, तो वही बात आ गई कि कोई भी दो सदिशों का डॉट बराबर 0 कब होगा, जब ये दोनों परस्पर लंबवत हो। समीकरण नंबर बोल देता हूँ 3। अब यहां से आपके एक बात तुरंत दिमाग में आनी चाहिए कि जो ए केप है वो बी केप के भी लंबवत है और ए केप वो सी केप के भी लंबवत है। अरे जो ए केप है, यहां से आप देखिए जो ए केप है, ये जो ए केप है वो इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत है। मतलब जो ए केप है वो बी और सी दोनों के लंबवत है। मैं क्या बोल देता हूं कि जो ए केप है वो क्या है, बी केप तथा सी केप दोनों के क्या है, अरे दोनों के ही लंबवत है, दोनों के ही लंबवत सदिश है। दोनों के ही लंबवत क्या है भाई सदिश है। ये क्या है, इसके भी लंबवत है और इसके भी लंबवत, मतलब बी और सी, ये बी और सी दोनों के लंबवत है। कौन, ए केप। और ए केप है, इसका मतलब ये सदिश तो है, लेकिन कैसा सदिश है तुम्हें ध्यान है, इकाई सदिश है। ये क्या है, यूनिट वेक्टर है और परपेंडिकुलर है। ए केप वो बी केप के भी परपेंडिकुलर है और ए केप वो सी केप के भी परपेंडिकुलर है। दोनों के लंबवत इकाई सदिश है। और तुम्हें ही पता है कि कोई भी दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश को अपन क्या बोला करते हैं, एन केप बोला करते हैं। क्या बोला करते हैं भाई, एन केप बोला करते हैं। कोई भी दो सदिश है, कोई भी दो सदिश अपन ने कल किया था, ए क्रॉस बी करोगे तो उनके जो लंबवत इकाई सदिश होगा तो उसको मैंने क्या बोला था, एन केप बोला था। और एन केप का मान होगा क्या, वो आपको ही ध्यान है कि कोई भी दो सदिशों का क्या कर लीजिए भाई, क्रॉस कर लीजिए और बटा नीचे उनका क्या आ जाएगा, परिमाण आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और मैंने बोला था पूरे के आगे किसका चिन्ह लगाइएगा, प्लस और माइनस का। ठीक है, तो मैंने लगा लिया। और अब यहाँ याद कीजिए, यहाँ आप ऐसे ढूंढिए कि बी और सी दोनों के लंबवत जो इकाई सदिश है, वैसे तो अपन क्या बोला करते हैं, एन केप बोला करते हैं। लेकिन यहाँ बी और सी दोनों के लंबवत जो इकाई सदिश है वो है कौन, ए केप है। इन दोनों के लंबवत जो इकाई सदिश है उसका नाम क्या है भाई, ए केप है। तो यहाँ एन केप की जगह क्या आ जाएगा भाई, ए केप आ जाएगा। बस यही अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, तभी अपने ये क्या होगा, सोल्व हो पाएगा, वरना यहीं अपन अटक जाएंगे। यही लोगों के दिक्कत होती है कि करे क्या। यहाँ इतनी बात तो सबके समझ में आ गई।
ए का मान, बी का मान, सी का मान 1 है क्योंकि इकाई सदिश थे, यूनिट वेक्टर थे। अपने को ये भी पता चल गया कि दोनों का डॉट जीरो कब होता है, जब दोनों परस्पर लंबवत होते हैं। कोई भी दो सदिशों का डॉट जीरो कब होता है, जब वे परस्पर लंबवत होते हैं। अरे ये भी जीरो था और ये भी जीरो था, तो इसका मतलब ये परस्पर लंबवत है। और यहाँ से मेरे को ये पता चला कि जो ए कैप है वो बी कैप के भी लंबवत है, और जो ए कैप है वो सी कैप के भी लंबवत है। इसका मतलब ए कैप क्या है, बी कैप और सी कैप दोनों के लंबवत इकाई सदिश हो गया। और कोई भी दो सदिशों के लंबवत इकाई सदिश अपन कैसे निकाला करते हैं, उसको अपन एन कैप बोलते थे। लेकिन यहाँ एन कैप का काम कौन कर रहा है भाई, ए कैप कर रहा है। तो ए कैप बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का क्रॉस बटा दोनों का मैग्नीट्यूड, क्रॉस का मैग्नीट्यूड है ना। और बाहर किसका चिन्ह आता है भाई, प्लस माइनस का। कल के वीडियो लेक्चर में पूरा डिटेल से मैंने समझा दिया था, नहीं देखा तो पहले आप वो देख लीजिएगा, वहां से आपको पता चल जाएगा। अब इसको सोल्व करता हूं मैं थोड़ा सा और आगे, तो सोल्व करूंगा प्लस माइनस, तो भाई ऊपर बी क्रॉस सी है, ऊपर क्या है भाई, बी क्रॉस सी है। नीचे वाले को सोल्व करता हूँ मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आपको ही पता है, कोई भी दो सदिशों का क्रॉस है, तो ये हो जाएगा बी सी साइन थीटा ओनली। यहाँ एन कैप नहीं आएगा, यहाँ एन कैप क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि यहाँ क्या लग रखा है भाई, मैग्नीट्यूड है। तो मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, कल अपन ने देखा था, अच्छे से उसको देख लीजिएगा ना। अब यहाँ से मेरे को मिल जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, प्लस माइनस बी कैप क्रॉस सी कैप, बी का मान 1 है, सी का मान भी 1 है, और साइन थीटा का मान देखो, अब ये थीटा है क्या, पहले तो ये चेक कीजिए, या जो थीटा लिखा है मैंने वो है क्या, वो बी और सी के बीच का कोण है, वो बी और सी के, अरे बी सी के बीच का कोण थीटा होगा तभी तो ये साइन थीटा आएगा, बी सी साइन थीटा। थीटा क्या है, बी और सी के बीच का कोण, और बी और सी के बीच का कोण अपने को दे रखा है, क्या दे रखा है भाई, π/6, क्या दे रखा है, π/6। तो देखो हल करोगे तो प्लस माइनस बी क्रॉस सी, एक एक लिखने की जरूरत है नहीं, साइन, हाँ π/6 का मतलब 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान आपको ध्यान है, 1/2, बटा 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, बटा में 1 लिखने की अपने को आवश्यकता नहीं है। तो ये अपने जो मान चल रहा था वो किसका चल रहा था, ए कैप का ही तो चल रहा था। तो अपने को क्या मिल गया भाई, ए कैप बराबर, जगह कम है वरना मैं इसको नीचे लिख देता, ए कैप बराबर ये अपना हो गया, बटा में 1 लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अपने को यही तो सिद्ध करना था कि ए कैप बराबर, ए के बराबर ये होता है। तो चेक कर लीजिए सिद्ध हो गया कि नहीं, बिल्कुल हो गया। तो इस प्रकार से ये अपना क्या हो जाता है, हेंस प्रूव। अच्छे से इसको कीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2-3 चीजें मिक्स है। तो अपने को डॉट प्रोडक्ट भी यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा और क्रॉस प्रोडक्ट भी यहाँ अपने को यूज में लेना है, तभी इसका सॉल्यूशन हो पाएगा। तो नहीं समझ में आया तो एक बार इसको दोबारा आप रिपीट कर लीजिएगा। अब बात करूं मैं प्रश्न नंबर 6 की, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अरे अपने पास प्रश्नावली बची क्या है, 13.1, 2, 3 ही तो बची है, तो इन्हीं में से अपने को एक क्वेश्चन मिलने वाला है एग्जाम में। 13.4, 5 तो अपने पास है नहीं, 13.5 में कुछ मैंने बता दिया था कि 8 से आगे वाले अपने को करने थे, वो क्यों करने थे वो भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि 13.1 और 2 की तरह ही है, बिल्कुल सेम। तो यहां मैं बात करूं कि मेरे को इसका मान मेरे को पूछा था, तो इसका मान मेरे को आता है, केप नहीं है सॉरी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान मेरे को आता है इसके मैग्नीट्यूड का। तो क्या होता है भाई, ए बी साइन थीटा, बस हो गया। या मेरे को ए का मान भी पता है, बी का मान भी पता है, ए भी पता है और बी भी पता है, बस मेरे को यहाँ साइन थीटा नहीं पता, वरना तो मैं इसको सोल्व कर लेता। कोई बात नहीं, नहीं पता तो इसके लिए कुछ ना कुछ हिंट तो वो देगा ही ना, वरना अपने मन से ऐसे कोई थोड़ी मान अपन रख देंगे, वैल्यू थोड़ी पुट कर दोगे। इसके लिए उसने क्या किया है, ये जो साइन थीटा का मान निकालने के लिए उसने एक काम अपने लिए ये इजी कर दिया। इजी क्या कर दिया, इसने ये बोल दिया कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 12 है। तो इसका फॉर्मूला अपने को पता ही है, ए बी कोस थीटा होता है बराबर 12, ए का मान भी पता है 10, बी का मान भी पता है 2 है, कोस थीटा बराबर 12। 2 से कट गया कितनी बार भाई, 6 बार, 2 से फिर कट गया, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो कोस थीटा मेरे को कितना मिल गया भाई, कोस थीटा मेरे को मिल गया 3/5।
कोस थीटा आपको ही ध्यान होगा कि कोस थीटा होता क्या है, तो कोस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आधार अपना 3 है, कर्ण अपना 5 है, तो लंब आप निकाल ही सकते हो। अरे लंब निकाल ही सकते हो, लंब कितना आ जाएगा 4, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर। अरे किए हैं 11th में बहुत किए अपन ने त्रिकोणमिति के प्रश्नावली में। तो लंब का मान 4 आ गया। अब आप खुद ही बता सकते हो यदि लंब का मान 4 आ गया तो साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब तो कितना हो गया भाई 4, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कितना हो गया 5। साइन थीटा का मान मेरे को मिल गया, तो साइन थीटा का मान में समीकरण 1 में रख दूंगा तो मेरा आंसर मिल जाएगा। कोई ज़्यादा विशेष काम नहीं था, लेकिन थोड़ा सा हिंट अपने को समझ में आना चाहिए था। तो मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो इसका मान हो जाएगा क्या, ए क्रॉस बी का जो परिमाण है वो हो जाएगा ए का मान तो था 10, बी का मान कितना है भाई 2, और साइन थीटा का मान मेरे को मिल ही गया। साइन थीटा का मान कितना मिल गया भाई 4/5। काट लो, 5 दूनी 10, तो 2 दूनी 4, 4 चौक 16। तो इसका जो परिमाण आया है वो कितना आ गया भाई 16 इकाई हो गया। अरे परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, तो परिमाण का मतलब वो दूरी तो होती है, किसी भी वेक्टर की लेंथ होती है, किसी भी सदिश की लंबाई होती है। तो लंबाई हमेशा किस में होगी भाई, इकाई में, चाहे सेंटीमीटर हो, चाहे किलोमीटर हो, चाहे मिलीमीटर हो, कितना भी हो, लेकिन होगा इकाई जरूर, इकाई कुछ ना कुछ होगी जरूर। अरे लंबाई आप ऐसे थोड़ी बोल दोगे कि मैं 16 चला, 16 क्या चला, मीटर चला, किलोमीटर चला, बता तो सही, पता तो चले कितना दूर है। कोई बोल दे कि मैं तो 1 से आता हूँ, 1 से मतलब 1 किलोमीटर से आता है या 2 किलोमीटर से आता है, वो बता, 1 किलोमीटर से आता है या 1 मीटर से आता है या 1 मील से आता है, ऐसे बता ना। तो अपने को इकाई पता होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड में हमेशा किसका प्रयोग करना है, इकाई का प्रयोग करना है। अब देखिए अपन कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8। मैंने बीच में छोड़ा प्रश्न नंबर 7, तो उसको आप खुद से कर सकते हो। उसमें क्या बोला, अपने पास 2 वेक्टर दिए, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो कोई भी 2 सदिशों के लंबवत अपने को ऐसा सदिश पूछा है जिसका परिमाण 9 इकाई हो। तो आपको करना क्या है, कोई भी 2 सदिश है, कोई भी 2 सदिश है, उनके लंबवत आप इकाई सदिश निकाल लीजिए। इकाई सदिश का परिमाण कितना होता है 1, मतलब एन कैप आप निकाल लीजिए। एन कैप का फॉर्मूला आपको आता ही है, ए क्रॉस बी बटा ए क्रॉस बी का मापांक, मापांक सॉरी परिमाण होता है उसका ना, परिमाण मतलब उसका मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। उसको सोल्व कीजिएगा तो एन कैप आपको मिल जाएगा। एन कैप का मतलब उन 2 सदिशों के लंबवत ऐसा सदिश मिला जिसका परिमाण 1 इकाई है। फिर आपको क्या करना है, उसको अपने को तो 9 परिमाण का चाहिए, तो उसको किससे गुणा कर लेना भाई, 9 से गुणा कर लीजिएगा। प्रश्नावली 13.1 में भी इस प्रकार का क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा उसमें क्या था, डिफरेंट था। इसी प्रकार से इसमें आप सोल्व कर लेना। कोई भी 2 सदिशों के लंबवत इकाई सदिश निकालोगे, एन कैप निकालोगे, फिर चाहे जितना परिमाण आपको चाहिए उससे अपन गुणा कर सकते हैं। 9 परिमाण का चाहिए तो आप किससे गुणा कर लीजिएगा, 9 से गुणा कर लीजिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब मैं बात करूं प्रश्न नंबर 8 की, तो मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रश्न नंबर 8, इसमें अपने को क्या पूछा है भाई, ज्यामिति व्याख्या। एक तो सीधा सीधा हल करवा रहा है, एक तो ये बोला है कि प्रदर्शित कीजिए कि इसके बराबर ये होता है। तो इसको तो आप सोल्व कर ही सकते हो। कैसे, आप लिखोगे ए क्रॉस ए, 0 हो गया, ए क्रॉस बी, ठीक है, फिर माइनस बी क्रॉस ए, चलो सोल्व कर ही देता हूं मैं। एलएचएस को जब आप सोल्व करोगे, एलएचएस को सोल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी माइनस बी क्रॉस ए और माइनस बी क्रॉस बी, है ना। सोल्व करने पर एलएचएस आप दोबारा लिख करके सोल्व करोगे, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये तो 0 हो जाएगा, मेरे को ध्यान है, सभी को ध्यान है, खुद और खुद का क्रॉस करने पर 0। और यदि मैं इसको उल्टा कर लूँ, उल्टा करते ही क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अरे उल्टा करते चिन्ह माइनस का आ जाता है ना, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये ऐसा ध्यान रखो, किन्हीं भी 2 सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट जब कर रहे हैं तो उल्टा करते चिन्ह बदल जाता है। और ये फिर 0 हो गया, तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी अपना क्या हो गया भाई, ए क्रॉस बी कितनी बार आ गया, 2 बार आ गया, तो ये अपना क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो आप लिख लीजिए, है ना।
अब मैं क्या करता हूं, इसकी ज्यामितीय व्याख्या करता हूं, ज्यामितीय व्याख्या करूंगा। इसका एक्सप्लेनेशन अपने को करना है, ज्योमेट्रिक एक्सप्लेनेशन है ना। तो वो कैसे करें, तो ज्योमेट्रिक में एक्सप्लेन इसको कर रहा हूं किस प्रकार से। तो आपको ध्यान होगा कि इसी प्रकार का क्वेश्चन प्रश्नावली 13.2 में भी था। उसमें अपन ने समांतर चतुर्भुज बनाया था, यहाँ भी मैं समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ। किस तरीके से, तो देखिए मैं समांतर चतुर्भुज बनाता हूँ। एक ही बिंदु से जाने वाले दो सदिश बना लिए मैंने, को इनिशियल, इनको वेक्टर बोलते हैं। एक ही बिंदु से दो सदिश अपने निकल रहे हैं। नाम दे लीजिए चाहे अपनी इच्छा से, ए दे लो, चाहे बी दे लो, चाहे सी दे लो, है ना। अब ये वेक्टर, ऐसा ही वेक्टर मैं इधर बना लेता हूँ और यही वेक्टर मैं यहाँ बना लेता हूँ। और इसके जो विकर्ण है वो इस तरीके के हैं। एक तो ये अपना विकर्ण हो जाएगा, अच्छा कोई बात नहीं, साइड में गया तो आप बिल्कुल सीधा बना लीजिए। इसको साफ करना पड़ेगा मेरे को ना, तो आप इसको क्या कीजिएगा, बिल्कुल सही बना लीजिएगा ना। तो ये समांतर चतुर्भुज, नाम दे लेता हूँ मैं ए बी, ये बिंदु सी, ये बिंदु डी। ये मान लो कहाँ पर प्रच्छेद कर रहे हैं, ओ पर, है ना। मूल बिंदु, सॉरी मूल बिंदु नहीं है, कोई भी बिंदु होगा जिसको मैंने क्या बोल दिया, ओ। आप चाहो तो और कुछ नाम भी ले सकते हो ना। अब मैंने क्या किया था, इसको तो बोला था ए वेक्टर, यहाँ बोला था बी वेक्टर, और इसको माना था 2c वेक्टर, इसको माना था 2d वेक्टर। और इसका मान अपने ए वेक्टर का मान आया था c वेक्टर माइनस d वेक्टर, और यहाँ से जो b वेक्टर था उसका मान आया था c वेक्टर प्लस d वेक्टर। तो इसका मतलब अपना ये जो मान आ रहा है वो इन दोनों का माइनस आ रहा है, ये वाला, और ये वाला कैसे आ रहा था, इन दोनों का प्लस आ रहा था। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, अब की बार ध्यान दीजिएगा, मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्या मान लूँगा, ए वेक्टर, और इसको मैं मान लेता हूँ बी वेक्टर मान लेता हूँ। इसको तो मैंने मान लिया ए वेक्टर, इसको मान लिया मैंने बी वेक्टर, ठीक है। ये ए वेक्टर है तो इतना का इतना ही यहाँ भी तो है, क्योंकि ये समान चतुर्भुज की विकर्ण जो है समद्विभाजित करते हैं, मतलब समान लंबाई के होंगे, ये बराबर होगा। और ये ए वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर हो गया, और ये अपना बी वेक्टर है तो ये भी अपना बी वेक्टर हो गया, क्योंकि एक ही दिशा में जा रहे हैं। अच्छी बात है, जा रहे हैं। तो अब मैं आगे सोल्व करूँ, कैसे सोल्व करूँगा, मैं क्या करता हूँ, मैं ए बी वेक्टर निकाल लेता हूँ इस त्रिभुज से। तो त्रिभुज कौन सा है भाई, त्रिभुज ए ओ बी में। तो त्रिभुज ए ओ बी में हो जाएगा क्या, समान, इसका जो अपने सदिश है, तो सदिश योग के त्रिभुज नियम से अपन कर लेंगे। तो त्रिभुज नियम अपना क्या बोल रहा था, तो देखो बोल रहा क्या था, ये अपना क्या है भाई, ए बी वेक्टर प्लस ये हो गया बी वेक्टर, और ये उल्टी दिशा में आ रहा है, ये क्या हो गया अपना ए वेक्टर। यहाँ से मेरे को ए बी वेक्टर का मान मिल जाएगा। ए बी वेक्टर का मान क्या मिल जाएगा भाई, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ध्यान से देखिएगा, ए बी वेक्टर का मान मेरे को मिल गया ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही मैं त्रिभुज ये ले लेता हूँ। अरे इन दोनों में से अपने को एक लेना था, कोई सा भी लीजिए, जरूरी नहीं मैं ये लूँ, आप ये भी ले सकते हो, तो वही बात आएगी, कैसा भी आप कीजिए। और इन दोनों में से मैंने ये ले लिया ना, इधर वाला ले लिया, तो मेरे को क्या मिलने वाला है, ध्यान से देखिए इसको भी। यहाँ से जब मैं देखूंगा तो ये क्या बन गया भाई, त्रिभुज ही तो बन गया। तो त्रिभुज कौन सा है, तो ये त्रिभुज मेरे को दिख रहा है ए ओ डी, त्रिभुज ए ओ डी में। इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें भी मैं देखता हूँ। तो यहाँ से क्या आएगा भाई, ये जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आएगा, लिख देता हूं मैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आएगा ए डी वेक्टर के बराबर ना। इसको आप खुद से देख सकते हो कि कैसे ये हो रहा है। बाकी मैंने बताया था कि जो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, अरे जो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं और जो क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, दोनों का सम इक्वल होता है, बराबर होते हैं। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज घूमने वाले तो ये कौन कौन है भाई, ए और बी, और बराबर ए और बी बराबर में क्या आ जाएगा, जो क्लॉकवाइज घूम रहे घड़ी की दिशा में कौन घूम रहा है भाई, ए डी घूम रहा है, तो इसके बराबर हो गया ना। ऐसे यहाँ भी आप देख सकते थे, ये घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे थे, तो ए बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर किसके बराबर रहेगा, जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। कौन घूम रहा था,
ए ओ वेक्टर, है ना। ए इसको क्या बोल दिया था मैंने, ए वेक्टर बोल दिया था ना, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को मिल गया, ठीक है। यदि ये मिल गया तो अब बिल्कुल आसान है। आपको ध्यान होगा कि जो समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल किस प्रकार से ज्ञात किया करते हैं, सदिश क्षेत्रफल। तो ध्यान रखना, कोई भी समान चतुर्भुज होता है तो इसका क्षेत्रफल, यदि अपने को भुजाएं पता है, एक बिंदु से जाने वाली दो भुजाएं पता है, एक तो ये और एक ये पता है, तो अपने को क्या करना है, तो अपने को डायरेक्ट इन दोनों को गुणा कर लेना है, ए बी क्रॉस ए डी। अरे कोई भी समांतर चतुर्भुज है, कैसा भी समान चतुर्भुज है, यदि अपने को इसका क्षेत्रफल निकालना है, अपने को ये दे रखे हैं, दो सदिश दे रखे हैं, ये नहीं चलेगा, एक ही बिंदु से जाने वाले दो सदिश चाहिए, दो भुजाएं चाहिए अलग अलग, है ना। ये तो सेम ही तो है, तो अपने को एक तो ये मिल गया और एक ये मिल गया, तो बस इन दोनों का क्रॉस करते ही अपने को क्या मिल जाएगा, उसका सदिश क्षेत्रफल मिल जाएगा। लेकिन आप तो बोलोगे कि सर जो क्षेत्रफल होता है वो तो एक संख्या आती है, या तो उत्तर जो आएगा वो सदिश में आएगा। तो बिल्कुल आएगा, क्योंकि ये क्षेत्रफल कैसा है, मैंने सदिश क्षेत्रफल लिखा है। केवल मैं क्षेत्रफल लिखता समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो आपको क्या करना है, ये जो दो सदिश है, जो दो सदिश है, तो इन दो सदिशों का क्रॉस करके उसका मापांक निकाल लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा, आपको संख्या मिल जाएगी। लेकिन अपना मैं कौन सा क्षेत्रफल देख रहा हूं भाई, सदिश क्षेत्रफल देख रहा हूं, तो सदिश क्षेत्रफल अपना ये हो गया। चलिए ठीक है, यदि ये हो गया तो अच्छी बात है, इनके मान मेरे पास पड़े हैं, तो पड़े हैं तो मैं रख दूंगा, लेकिन बाद में रखूंगा क्योंकि मेरे को थोड़ा सा कम काम करना पड़े, एक दो लाइनें कम हो जाएगी, है ना। इसको मैं दे लेता हूं समीकरण नंबर 3, 1 2 3, ठीक है। एक बार मैं दोबारा निकालता हूं समांतर चतुर्भुज का सदिश क्षेत्रफल, एक बार दोबारा निकालता हूं। अब दोबारा क्यों, ये तो अपने भुजाओं से मैंने निकाल लिया। यदि अपने को क्या दे रखे हो, यदि दो विकर्ण दे रखे हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। यदि अपने को भुजाएं नहीं दे, ये भुजाएं नहीं दे, ये भुजाएं नहीं दे, अपने को क्या दे दे भाई, दो विकर्ण दे दे, एक तो ये विकर्ण दे दिया और ये विकर्ण दे दिया, तो कैसे निकालते हैं, तो याद करना, दोनों विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो दोनों विकर्ण कौन कौन से भाई, एक तो विकर्ण है, थोड़ी जगह छोड़ देता हूं, चलिए ठीक है, आ जाएगा अपना। तो दोनों विकर्ण कौन कौन से हो गए, ए सी और एक हो गया अपना बी डी। अरे एक तो हो गया ए सी और एक हो गया देखो बी डी, एक हो गया अपना बी डी, है ना। और जो भी आए उनका क्या कर लेंगे अपना आधा, विकर्णों का गुणनफल और उसका आधा, तो ये अपना कौन सा क्षेत्रफल आ जाएगा भाई, सदिश क्षेत्रफल आ जाएगा। और ये केवल क्षेत्रफल की बात करें तो जो भी आए उसका क्या निकाल लीजिएगा, परिमाण निकाल लीजिएगा, मैग्नीट्यूड निकाल लीजिएगा, तो इसका एरिया अपने को मिल जाएगा। ये कब काम में लेते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये भी होता है और ये भी होता है। ये कब, जब अपने को भुजाएं पता हो, और ये कब, जब अपने को विकर्ण पता हो, ठीक है। तो इसका मान मैं समीकरण 3 से रख देता हूं। देखो इसका मान अपने पास है, तो रख देता हूं मैं यहां, तो रखूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, ए बी क्रॉस ए डी मेरे को मिल जाएगा। बराबर में ये है ही है, क्या है भाई, ये हो गया अपना ए सी क्रॉस बी डी। मान रख देता हूं मैं, क्या करता हूं, इनके मान रख देता हूं। देखो ए बी का मान अपने पास है, ए बी ए माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए डी का मान भी है ए प्लस बी वेक्टर बराबर 1/2। अब तुम बता ही सकते हो ए सी वेक्टर कितना हो गया, देखो ए सी वेक्टर, ए वेक्टर और ए वेक्टर कितना हो गया, ये पूरा 2a वेक्टर, क्या हो गया भाई 2a वेक्टर, गुणा बी डी वेक्टर क्या हो गया, बी डी वेक्टर, बी वेक्टर और बी वेक्टर, मेरे को मिल गया 2b वेक्टर। ये हो जाएगा कितना, आप नेक्स्ट स्टेप में कीजिए। मैं क्या करता हूँ, जगह बचाता हूँ, जगह बचाने के लिए जरूरत भी नहीं है लेकिन थोड़ा समय बचा लेते हैं। मैं क्या करता हूँ, इतना लिखूँ इससे अच्छा, देखो दो दूनी गुणा करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 4 का आ गया बाहर आ गया, फिर 2 दूनी 4 अगली लाइन में करोगे, मैंने यही कर दिया, आप अच्छे से कर लीजिएगा। हाँ अब यहाँ से आप देखो क्या मिल गया आपको,
ए माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए प्लस बी वेक्टर बराबर 2। अरे 4 में 2 का भाग दे लीजिए 2, और ए क्रॉस बी, यही तो अपने को सिद्ध करना था। देखिए तो इनका क्रॉस करने पर यही तो आ रहा है, तो ये अपना क्या हो गया, सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव। तो इस प्रकार से आप सिद्ध कर सकते हो। एक बार दोबारा आप इसको बे करके देख लीजिएगा, अच्छे से इसको समझ करके जाइएगा, ठीक है। अब मैंने समान चतुर्भुज का क्षेत्रफल तो आपको बता दिया। यदि आपके पास त्रिभुज हो, यदि आपके पास त्रिभुज हो ए बी सी, एक ही बिंदु से जाने वाले आपके पास कितने सदिश हो भाई, 2 सदिश हो। ये मान लो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, ये भी हो मान लो, अपने को कोई मतलब नहीं है। अपने को जब 2 सदिश दे दे, कितने सदिश दे दे, त्रिभुज की भुजाएं, कितनी भुजाएं पता हो अपने को, 2 भुजाएं। एक ही बिंदु से जाने वाली कितनी भुजाएं पता हो भाई, 2 भुजाएं यदि अपने को पता हो, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। यदि सदिश क्षेत्रफल पूछे, यदि इसका सदिश क्षेत्रफल पूछे तो आपको क्या कर लेना है, बस ए क्रॉस बी कर लेना है, ए क्रॉस बी। और यदि क्षेत्रफल पूछे तो जो भी क्रॉस आए, अच्छा, और गुणा में 1/2 भी अपने को लगाना है, 1/2। अरे जैसे बोलते हो ना 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, बस यहाँ 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, इसको नहीं बोल सकता। आपको क्या करना है, 1/2 तो है ही है। आप 2 सदिशों का क्या कर लीजिए भाई, क्रॉस कर लीजिए। कोई भी 2 सदिशों का क्या कर लीजिए, क्रॉस, और उसका क्या कर लोगे, आधा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, इसका सदिश क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल, सदिश क्षेत्रफल। यदि अपने को क्षेत्रफल ही पूछे, केवल क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल पूछेगा तो मैं इसका क्या निकाल लूंगा भाई, परिमाण निकाल लूंगा। तो याद रखिएगा, अपने को अंतिम जो प्रश्न है वो इसी प्रकार का मिलेगा, तो उसको आप सोल्व कर लीजिएगा। 2 भुजाएं आपको मिलेगी, 2 भुजाएं आपको मिलेगी, उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पूछेगा, तो आपको क्या करना है, उन दोनों का क्रॉस निकालना है। क्रॉस निकालने के बाद जो भी सदिश आएगा उसका आपको परिमाण निकाल लेना है ना, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लोगे और गुणा 1/2, तो आपको उसका क्या मिल जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। एरिया फाइंड आउट कर सकते हो इस तरीके से। अब कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए अपन कर लेते हैं आज की वीडियो लेक्चर का अंतिम क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 10 के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि क्या करना। 2 भुजाएं आपको दी है, तो उनका क्रॉस करके उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, 1/2 से गुणा कर लोगे तो आंसर मिल जाएगा। अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 इस तरीके से दे रखा, और पिछली बार ही अपने को ये एग्जाम में पूछा गया है, और मैंने क्विक रिवीजन क्लासों में भी करवाए थे, और लगभग वही क्वेश्चन आए थे, लगभग 90% वही क्वेश्चन आए थे जो मैंने 8-7 क्लासों में मैंने सोल्व करवाए हैं, तो वही आपको क्वेश्चन मिल गए थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन्हीं का मैंने अलग से एक प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप उनको भी जरूर देखा कीजिएगा। जैसे प्रश्नावली खत्म हुई उसके बाद आपको क्या करना है, क्विक प्लेलिस्ट में क्विक रिवीजन क्लास के नाम से वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो वहां आप देख लिया कीजिए, क्योंकि उससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो भी आपको वहां मिल जाएंगे, जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखो अपने को क्या मिल रखा है, अपने को ये सिद्ध करवा रहा है कि इसके बराबर ये होता है। तो पहले अपने मन से मान लीजिए, इस प्रकार का क्वेश्चन 13.2 में भी था, यहाँ भी आ गया है, और दोनों क्वेश्चन मोस्ट है। पिछली बार दोनों क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे जा चुके हैं पहले, है ना। अब अपन बात करते हैं इसकी। तो इसकी मैं बात करूं तो ये अपना क्या हो जाएगा, देखो मान लीजिए कि ए वेक्टर है, जो ए वेक्टर क्या है भाई, तो ए वेक्टर मान लेता हूं मैं एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, ये मैंने मान लिया, ये मैंने मान लिया। मेरे को देखो इसके परिमाण की भी आवश्यकता है, मेरे को इसके परिमाण की भी आवश्यकता है, तो मैं परिमाण निकाल लेता हूँ। तो परिमाण आपको ही जाना है, √x² प्लस y² प्लस z²। और यदि इसका मैं स्क्वायर कर लेता हूँ, यदि मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ तो मेरे को क्या मिल गया भाई, अंडूड हट जाएगा तो मिल जाएगा क्या, x² प्लस y² प्लस z², समीकरण नंबर 1। इतना मैंने लिख दिया। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि मैंने ए वेक्टर ये इसको मान लिया, कोई भी वेक्टर हो सकता है,
किसी ए वेक्टर के लिए अपने को सिद्ध करना था तो ए वेक्टर मैंने मान लिया। हाँ, अब मेरे को जरूरत पड़ेगी एक तो किसकी, ए वेक्टर क्रॉस आई कैप की, तो मैं निकालता हूँ। तो ए क्रॉस आई का मतलब कोई भी दो सदिश है उनके क्रॉस का मतलब यही होता है आई कैप, जे कैप, के कैप। पहले ए वेक्टर के निर्देशांक लिखोगे, तो ए वेक्टर के निर्देशांक क्या क्या है भाई, अक्ष, वाई और जेड। यहाँ आई कैप है तो आई कैप के गुणा में तो 1 है, जे कैप के गुणा में 0 है और के कैप वाला भी है नहीं। अरे ये अलग सदिश है और ये अलग सदिश है। ये तो ए वेक्टर तो आपको पता ही है, अक्ष आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, और ये केवल आई कैप है तो आई कैप के गुणा में 1 है, वाई कैप सॉरी जे कैप वाला है यहाँ है नहीं, के कैप वाला भी यहाँ है नहीं, तो वो कितने कितने हो गए भाई, 0 जे कैप और 0 के कैप आप लिख सकते थे, है ना। तो ये हो गया। अब सोल्व करना आपको आता ही होगा कि इसको मैं सोल्व करूंगा ए वेक्टर क्रॉस आई कैप को, है ना। तो क्या मिलेगा, मैं किससे सोल्व करूंगा भाई, इससे, जिसमें जितने ज़्यादा 0 होते हैं उसी डिटरमिनेंट को अपन सोल्व कर लेते हैं, उसी से सोल्व करूंगा। तो इस पंक्ति से सोल्व करूंगा तो 1 से सोल्व करोगे, देखो प्लस माइनस प्लस, तो प्लस का है ये छोड़ दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, जेड जे कैप माइनस वाई के कैप। ठीक है, अब मेरे को इसके परिमाण की आवश्यकता है, इसके मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, तो मैं निकाल लेता हूँ। तो अंडरवुड इसका स्क्वायर और माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो वाई स्क्वायर ही हो गया। फिर मेरे को इसका क्या चाहिए था भाई, स्क्वायर भी चाहिए था, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिएगा। तो दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आई क्रॉस सॉरी ए क्रॉस आई का स्क्वायर बराबर जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समीकरण नंबर दे देता हूँ 2। ठीक है, मेरे को इसकी भी जरूरत पड़ेगी तो मैं ये निकाल लेता हूँ, ए क्रॉस जे कैप, है ना। तो इसका मतलब आई कैप, जे कैप, के कैप तो है ही है। ठीक है, यदि ये है तो पहले ए कैप वाला ना, तो एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशिएंट यहाँ लिखना है, गुणांक मैंने लिख दिए, गुणा में है क्या, है ना। और जे कैप वाला, तो जे कैप वाला, अरे जे कैप के गुणा में तो 1 है, बाकी अरे और बाकी क्या है, आई कैप वाला भी नहीं है, के कैप वाला भी नहीं है। तो मैं सोल्व किससे करूँगा, ध्यान से देखिएगा इसको, है ना। सोल्व किससे करना, पहले तो एक बार ये चेक करो, इससे सोल्व करूँगा मैं, इसी से, है ना। तो ये छोड़ देता हूँ मैं, तो आएगा क्या, जेड आई कैप माइनस अक्स के कैप, है ना, ये हो गया। लेकिन चिन्ह किसका आएगा वो देखिए, यहाँ तो देखो प्लस माइनस प्लस, है ना। ध्यान है, डिटरमिनेंट में अपन ने सोल्व करना सीखा प्रश्नावली 4 में, अच्छे से उसको देख लिया होगा तो ये समझ में आएगा, वरना आपके दिक्कत हो सकती है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा, है ना। प्लेलिस्ट में मिल जाएगी प्रश्नावली 4, है ना, डिटरमिनेंट सारणिक। तो इससे सोल्व करोगे, देखो प्लस माइनस प्लस माइनस, बाहर चिन्ह किसका मिलने वाला है, माइनस का। उत्तर तो आपके कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो तरीका आपका गलत हो जाएगा। उत्तर तो वही मिलेगा तुम्हें, यदि माइनस नहीं लगाओगे तो भी उत्तर मिल जाएगा, लेकिन वो तरीका गलत है ना। तो देखो ए वेक्टर क्रॉस जे कैप आप करोगे तो ये हो गया माइनस का जेड आई कैप अक्स के कैप। जब इसका क्या करोगे भाई, इसका मैं कर देता हूँ, इसका परिमाण निकाल लेता हूँ, तो मेरे को मिल जाएगा अंडरवुड इसका स्क्वायर करोगे प्लस में आएगा, प्लस इसका स्क्वायर का अंडरवुड, फिर मैं स्क्वायर कर लूँगा तो वो अंडरवुड हट जाएगा इसकी तरह, है ना। इसको दे लीजिएगा आप समीकरण नंबर 3। इसी तरीके से आप क्या निकालोगे, ये निकाल लीजिएगा, क्या निकालोगे भाई, ये हो गया अपना ए क्रॉस के कैप का स्क्वायर। तो ये जब निकालोगे तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सोल्व कीजिएगा, सोल्व करने पर ही मिलेगा, इसकी और इसकी तरह सोल्व कर लीजिएगा ना। समीकरण दे देता हूँ 4। मेरे को ये दिख रहा है कि ये LHS में है और बीच में किसका चिन्ह लगा रखा है, प्लस का, तो मैं इनको जोड़ लेता हूँ। समीकरण 2, 3, 4 को डायरेक्ट लिख दिया मैंने, समीकरण 2, 3, 4 को जोड़ने पर आप लिख लीजिएगा ना। तो जोड़ोगे तो उधर तो क्या हो गया भाई, ए क्रॉस आई कैप का स्क्वायर, ए क्रॉस जे कैप का स्क्वायर, ए क्रॉस के कैप का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर जब जोड़ोगे आप ये जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा भाई, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ ना। और वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2y स्क्वायर। और जेड स्क्वायर हो जाएगा 2z स्क्वायर। फिर इनमें से मेरे को क्या कॉमन दिखाई देगा, ये 2 कॉमन दिखाई देगा, तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा।
2 कॉमन ले लिया, ये 2 तो है ही। ये मेरे को किसका मान दिखाई दे रहा है, समीकरण 1 से देखिए, ये जो है मेरे को ए के परिमाण का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो हो गया कि नहीं सिद्ध, यही तो सिद्ध गणा था इसके बराबर ये, तो इसके बराबर ये अपना सिद्ध हो गया, हेंस प्रूव। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्नावली को सोल्व कर लीजिएगा, और इसके जो उदाहरण है तो उनको भी आप सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। बाकी मैं जो इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जिनमें आपके डाउट होगा तो उनको मैं कल के वीडियो लेक्चर में करवा दूंगा। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो वो जो एग्जाम्पल्स है तो वो आप खुद से सोल्व कर पाओगे। और जो मैंने बोला था प्रश्नावली 13.5, उसके प्रश्न नंबर 8 से जो आगे है, प्रश्न नंबर 8 और 8 से आगे के जितने भी प्रश्न है तो उनको भी आप सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। आप उनको भी आसानी से सोल्व कर सकते हो, क्योंकि प्रश्नावली 13.1, 2, 3 पर ही वो निर्भर है। ये मानिए कि वो इस प्रश्नावली 13वीं की विविध है, और उस तरीके से आप उनको सोल्व कीजिएगा। आपको प्रक्षेप मिलेगा, डॉट मिलेगा, क्रॉस प्रोडक्ट मिलेगा, तो उनमें तो आपके कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और होगी तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिएगा। तो वो जो डाउट है तो उनको मैं कल के वीडियो लेक्चर में ही कंप्लीट करवा दूंगा। इसके चाहे एग्जाम्पल हो, चाहे 13.5 के जो लास्ट वाले जो क्वेश्चन मैंने बोले हैं, तो उनको आप कल तक मेरे को सेंड कर सकते हो, तो उनका मैं आपको एक अलग से ही वीडियो अपलोड करके दे दूंगा। इसके जो एग्जाम्पल्स रहे वो भी, बाकी अपने सिलेबस में आने ही वाली कौन सी है भाई, 13.1, 2 और 3, तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी है। एग्जाम्पल्स आपको खुद को सोल्व करने हैं, और मैंने बोल ही दिया आप मेरे को सेंड कर दीजिएगा यदि आपके दिक्कत होती है। तो एक दिन का समय है, आज का समय है, तो सोल्व कीजिए। शाम तक मेरे को आप जो डाउट है वो सेंड कर दीजिएगा, तो मैं उनका एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। आज के लिए केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बाकी कई लोगों के लिए बोल रहे हैं कि सर जो सिलेबस है उसके अलावा भी आप करवाइए, प्रश्नावली को पूरी करवाइए, 13.4 भी करवाइए, 13.5 भी करवाइए। यदि आपको ज़्यादा करना है तो मैंने पहले ही बोला क्विक रिवीजन क्लास में मैंने करवा रखा है, तो वहाँ से देख करके आप समझ सकते हो। कोई भी दिक्कत उनसे होने वाली नहीं है। समझना चाहते हो, अच्छी बात है, तो वहां से आप देख लोगे तो आपके वो चीजें भी क्लियर हो जाएगी। प्रश्नावली 13.4, 13.5 आप वहां से क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं वो जो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अब तैयारी कर रहे हैं। बाकी मैंने जो प्रश्नावलियां थी वो सभी कंप्लीट करवाई है, ऐसा नहीं कि सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाई। सिलेबस तो अभी आया था थोड़े दिनों पहले, उससे पहले मैंने जितने भी क्लासें लगा रखी है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, कंप्लीट है। तो वहाँ से आप कंप्लीट एक्सरसाइज सोल्व भी कर सकते हो, और बाकी सिलेबस के अनुसार जो करना चाहता है तो वो सिलेबस के अनुसार भी कर सकता है।